हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस .com में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 हिस्ट्री का 5th चैप्टर जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। उसी का दोस्तों पार्ट 2 लेके आए हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, हम लोग इस चैप्टर में 3 आदमी के बारे में पढ़ते हैं। एक है अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा वर्नियर। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने 2 आदमी के बारे में पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। एक है अल-बिरूनी, इब्न बतूता। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले जाके पार्ट 1 को देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर वो प्लेलिस्ट पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत डिटेल के साथ हम लोग अल-बिरूनी और इब्न बतूता के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसवा वर्नियर के बारे में। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। 2-3 मिनट में दोस्तों आपको रिवीजन करा देते हैं। फ्रांसवा वर्नियर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। ये आदमी जो है हमेशा भारत को जो है यूरोप से कंपैरिजन करता है, तुलना करता है और हमेशा भारत को नीचा दिखाता है। ठीक है, ये फ्रांसवा वर्नियर। तो इसी के बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था पार्ट 1 में। सबसे पहले दोस्तों लोग यात्राएं क्यों करते थे, इसमें भी दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है। अल-बिरूनी का परिचय देखे थे, अल-बिरूनी के भारतीय यात्रा को देखे थे, किताबुल हिंद जो कि अल-बिरूनी के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, फिर दोस्तों अल-बिरूनी के अनुसार जो क्या क्या है, पहला अवरोध, तीसरा अवरोध, दूसरा अवरोध, उसको देखे थे। फिर दोस्तों आगे हम लोग देखे थे अल-बिरूनी के अनुसार जाति व्यवस्था। ठीक है, उसको भी देखे थे। फिर दोस्तों आगे एक हिंदू, हिंदू क्या है, तो ये जो है प्राचीन फारसी शब्द है, इसको भी देखे थे। ठीक है, फिर इब्न बतूता का रिहला जो कि बुक है इब्न बतूता के द्वारा लिखा हुआ, जो कि अरबी भाषा में लिखी हुई थी, लिखा हुआ है। ठीक है, इब्न बतूता का रिहला, इसको भी देखे थे। इब्न बतूता का यात्रा का परिचय। फिर दोस्तों इब्न बतूता के अनुसार यात्रा की कहानी। फिर हम लोग देखे थे इब्न बतूता कैसे यात्री थे, इब्न बतूता के पद चिन्हों पर टिप्पणी, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी, इब्न बतूता तथा भारतीय शहर। तो इन सभी टॉपिक को हम लोगों ने डिटेल्स में पार्ट 1 में पढ़ा है। अगर आप लोग नहीं देखे प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा आप उसको देखें। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसवा वर्नियर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आज का। ठीक है, चलिए फ्रांस देखिए, फ्रांसवा वर्नियर नाम से ही लगता है कि ये कहां का होगा दोस्तों, तो फ्रांस का होगा। तो फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा वर्नियर राजनीतिक, इतिहासकार, दार्शनिक के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे, यानी कि एक डॉक्टर भी थे। तो पूछा जाता है वो क्या डॉक्टर थे, चिकित्सक थे? जी हाँ, वो चिकित्सक थे, राजनीतिक भी थे, इतिहासकार भी थे और दार्शनिक के साथ साथ वो चिकित्सक मतलब भी थे। ठीक है, आगे देखिए, बर्नियर मुगल साम्राज्य की तलाश कर अवसर पाने के लिए भारत आए थे, यानी कि कुछ अवसर की तलाश में मुगल साम्राज्य की तलाश कर वो भारत आए थे। बर्नियर 12 वर्ष यानी कि 1656 से लेकर के 1668 तक सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा सिखों के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़े हैं। तो बर्नियर जो है टोटल 12 वर्ष यानी कि 1656 से लेकर के 1668 तक सम्राट शाहजहां जो था उसी के पुत्र द्वारा सिखों के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़े रहे। फ्रांसवा बर्नियर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बर्नियर मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर खान के साथ एक वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी के रूप में भी रहे। किसके साथ? एक आर्मीनियाई अमीर खान के साथ एक वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी के रूप में भी रहे। अब देखिए फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार भारत और उनके कार्य। बर्नियर जो कुछ भी भारत में देखा उसे यूरोपीय स्थिति से तुलना किया। उन्होंने देश के कई भागों में घूमा और हर जगह का तुलना जो है, हर जगह का कंपैरिजन जो है वो यूरोप से किया। भारत का हर जगह का कंपैरिजन वो यूरोप से किया और भारत को हमेशा नीचा दिखाया। आगे देखिए, बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से लेकर के 71 में प्रकाशित हुई। कब हुई थी ये पूछा जाता है आपके एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में। बर्नियर के जो कार्य फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुई। बर्नियर के कार्य का प्रकाशन जर्मन, अंग्रेजी, इतावली और डच भाषा में किया गया। कौन कौन भाषा में? जर्मन, अंग्रेजी, इतावली और डच भाषा में किया गया। बर्नियर के कार्य का प्रकाशन कब किया गया था? 1670 से 71 में। बर्नियर ने अपनी खास कृति को फ्रांस के शासक लुई 14 को दिया था। तो लुई 14 यानी कि लुई 14 को जो है अपने खास कृति को फ्रांस के जो शासक थे लुई 14 उसी को दिया था बर्नियर। ठीक है, बर्नियर के वृत्तांत को 1670 से 1725 के बीच फ्रांसीसी भाषा में 8 बार छपा गया तथा 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी भाषा में पुनर्मुद्रित हो चुका था। तो समझ रहे हैं बर्नियर के जो वृत्तांत थे उसको 1670 से लेकर के 1725 ईस्वी के बीच फ्रांसीसी भाषा में 8 बार, टोटल कितने बार? 8 बार छपा गया तथा 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी भाषा में पुनर्मुद्रित हो चुका था। बर्नियर कई बार मुगल सेना के साथ भी यात्राएं किए थे। बर्नियर जो है वो कई बार मुगल सेना जो थे उसके साथ भी यात्राएं किए थे। अब देखिए बर्नियर और अपविकसित पूर्व। बर्नियर के बारे में अभी देखेंगे, आपको समझ में आएगा। बर्नियर एक अलग बुद्धिजीवी परंपरा से जुड़ा हुआ था। वो एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से जुड़ा हुआ था। उसने भारत की व्यवस्था की तुलना यूरोप तथा फ्रांस की व्यवस्था से की तथा इनमें भिन्नता पाई और इसमें बहुत ज्यादा वो डिफरेंस पाया।
बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें पाई। फ्रांस से जब भारत को कंपेरिजन करता था तो दोनों में बहुत जमीन, यानी कि एक प्रकार का समझते हैं आसमान जमीन का अंतर उन्होंने पाया। इस भिन्नता को बर्नियर ने सबके सामने रखने की कोशिश की। बर्नियर का विचार नीति निर्माता और बुद्धिजीवी को प्रभावित करने वाला विचार था ताकि वह सही निर्णय ले सके। बर्नियर के ग्रंथ, एक ग्रंथ है उसके द्वारा लिखा गया है ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर्स। क्या लिखा हुआ है, तो क्या नाम है, ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर्स। तो बर्नियर के ग्रंथ में बर्नियर के गहन परीक्षण, आलोचनात्मक दृष्टि और गहन चिंतन के बारे में प्रसिद्ध है। तो बर्नियर के जो गहन परीक्षण, आलोचनात्मक दृष्टि है और गहन चिंतन है, इसके बारे में प्रसिद्ध है। ठीक है, बर्नियर ने वह सारी भिन्नता को महसूस किया जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को एक नीचा कोटि की निगाह से देखता था। समझ रहे, बर्नियर जो है वो सभी चीजों को बताया जैसे कि भारत पश्चिमी दुनिया को जो है, भारत को जो है एक नीचा कोटे निगाह से देखा जा सके। ये सभी पॉइंट को बर्नियर ने बताया, इसमें लिखा भी। आगे देखिए, टी पेल्सक नामक एक डच यात्री भारत के लोगों की गरीबी देखकर इसका जिम्मेदार यहाँ के राज्य को बताता है और कहते हैं कि कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। तो टी पेल्सक नामक एक डच यात्री था जो कि यहाँ का गरीबी को देखकर जिम्मेदार जो है यहाँ के राज्य को, यहाँ के शासक को बताता है और कहता है कि कृषकों को इतना अधिक लूटा जाता था, इतना अधिक निचोड़ा जाता था कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती थी, मुश्किल होती थी। भूमि के स्वामित्व पर प्रश्न चिन्ह, ये चीज आपको समझ में आ गया। टी पेल्सन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, भूमि के स्वामित्व पर प्रश्न चिन्ह। बर्नियर कहते हैं कि भारत में निजी भू स्वामित्व की कमी थी। बर्नियर इस बात को कहता है भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं है। तो बर्नियर जी जो है वो भारत में निजी भू स्वामित्व की कमी थी। बर्नियर इस बात को कहता है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं है, यानी कि या तो बहुत ज्यादा गरीब है या तो बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन मध्य एक बराबर हो, यानी कि ज्यादा गरीब भी नहीं ज्यादा अमीर भी नहीं, ऐसे लोग यहाँ पर नहीं है। बर्नियर भूमि के निजी स्वामित्व पर विश्वास रखते हैं तथा कहते हैं कि भूमि का राजकीय स्वामित्व राज्य के निवासी तथा सम्राट दोनों के लिए हानिकारक है। राजकीय भू स्वामित्व के कारण ही कृषि का विनाश, किसानों का उत्पीड़न तथा शासक वर्ग का मजबूती इत्यादि बुरा परिणाम है। ठीक है, तो सम्राट ये दोनों के लिए हानिकारक है और राजकीय भू स्वामित्व के कारण ही जो है कृषि का एक विनाश होगा, किसानों का उत्पीड़न होगा और शासक वर्ग जो है वो मजबूत होगा इत्यादि, ये बुरा परिणाम है। देखिए आगे, किसका, ये भूमि का स्वामित्व करना, यानी कि एक प्रकार का एक ही मालिक होना। अब देखिए, यूरोप के लिए क्या क्या चेतावनी देते हैं बर्नियर। बर्नियर चेतावनी देते हुए कहते हैं अगर यूरोपीय शासक मुगल के शासन व्यवस्था की तरह अपना शासन करते तो यूरोप में भी भारी विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बर्नियर ही एक मात्र ऐसा इतिहासकार है जो कि राजकीय कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तार से विवरण देता है। तो बर्नियर जी जो है वो कहते हैं, यूरोप के लिए चेतावनी देते हैं कि अगर मुगल सम्राट जैसे हमारे फ्रांस में होता, यूरोप में होता, तो यहाँ की स्थिति जो है बहुत विनाशकारी हो जाती, स्थिति पैदा हो जाती, स्थिति उत्पन्न हो जाती। आगे देखिए, अकबर के समय यानी कि 16वीं सदी के अकबर के समय के इतिहासकार जो कि सरकारी है, अबुल फजल भूमि राजस्व यानी कि लैंड टैक्स के राजत्व का परिश्रमिक बताता है जो राजा द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के बदले दी जाती है। तो भूमि राजस्व यानी कि लैंड टैक्स जो है उसको जो है परिश्रमिक बताता है और राजा द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के बदले दी जाती है, यानी कि जो राजा द्वारा सुरक्षा दी जाती थी उसी के बदले टैक्स वसूला जाता है, ऐसा उन लोगों को वो लोग जो है बताते थे। पर यूरोपीय यात्री इसे लगान कहते थे, पर जो यूरोपीय यात्री होते थे उसे क्या कहते थे, टैक्स कहते थे, लैंड टैक्स या फिर टैक्स। ठीक है, आगे देखिए, बर्नियर की वृत्तांत के प्रयोग से पश्चिमी विचारक फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने प्राच्य निरंकुशवाद यानी कि ओरिएंटल एब्सोल्यूटिज्म के सिद्धांत को बनाया था। शिविर नगर, ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को, शिविर नगर बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा जो अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर था। तो इसको जो है वो शिविर नगर नाम दे दिया, जो कि मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा क्योंकि वो जो है अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए राजकीय शिविर पर डिपेंडेंट था, निर्भर था। तो देखिए दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझते हैं। ये पीडीएफ जो है आपको कुछ दिन के अंदर, बहुत लोग ये बात सवाल में पूछेंगे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये पीडीएफ जो है आपको कुछ दिन के अंदर, हो सकता है 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है तनु क्लासेस। क्या नाम है, तनु क्लासेस, TANUCLASS, तनु क्लासेस पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप गूगल क्रोम पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे जो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे आपको लिंक जो है सभी का मिल जाता है। ठीक है, अब एक चीज आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रांसवा बर्नियर, इसके बारे में आपको लिखना, कभी क्वेश्चन पूछता है तो फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, यानी कि अनुसार जो भारत और उनके कार्य, यानी भारत के बारे में क्या क्या बोलते हैं फ्रांसवा बर्नियर। फिर बर्नियर जो है, ये सभी पॉइंट को लिखना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं आपको पॉइंट बाय पॉइंट।
भूमि के स्वामित्व पर प्रश्न चिन्ह। तो भूमि के स्वामित्व क्या होता है इसको हम लोगों ने यहाँ पर समझा। फिर यूरोप के लिए जो चेतावनी दी फ्रांसवा बर्नियर ने उसको हम लोगों ने समझा। अब अकबर के समय जो टैक्स, लैंड टैक्स वगैरह यानी कि जो भूमि राजस्व हो जाता था उसको बोलता था कि हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, इसीलिए जो है ये टैक्स ले रहे हैं, यानी कि ये पैसा ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं तो उसको कहता था। लेकिन यूरोपी जो है इसको क्या बोलते थे, लगार बोलते थे। तो इस शिविर नगर जो है क्यों कहा गया दोस्तों, क्योंकि वो शिविर पर निर्भर था इसलिए उसको शिविर नगर कह दिया। किसने कहा, बर्नियर ने कहा। अब समझते हैं महाजन, नगर सेठ, फिर महिलाएं, सती, श्रमिक तथा दासियां, फिर जो है आपका चैप्टर कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगी। ठीक है, डाक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाक व्यवस्था जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बस कुछ देर और लगेगा आप लोगों का, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे महाजन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है महाजन। ठीक है, एक बार चेक करते हैं वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, चलिए बिल्कुल राइट है। महाजन व्यापारी वर्ग बंधुत्व के, महाजन किसे कहते हैं इसको समझते हैं। व्यापारी वर्ग बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे तथा अपनी जाति और व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे संगठन को महाजन कहा जाता था तथा इनकी मुखिया को सेठ कहा जाता था। इनकी मुखिया को, ये मुखिया है, मुखिया को क्या कहते थे, सेठ कहे जाते थे। तो व्यापारी वर्ग जो होते थे बंधुत्व के संबंध से जुड़े होते थे, अपने जाति और व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से जो संगठित रहते थे, जो इकट्ठा रहते थे, इन्हीं लोगों को, ऐसे संगठन को क्या कहा जाता था, महाजन कहा जाता था। और उनके मुखिया जो होते थे उसको सेठ कहा जाता था। नगर सेठ अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय का मुख्य करते थे, जो नगर के सेठ अर्थात नगर सेठ कहे जाते थे। तो जो बहुत यानी कि बहुत ज्यादा महाजन के द्वारा जो चुना हुआ एक आदमी होता था, सेठों में सेठ, तो उसको जो है नगर सेठ कहा जाता था। ठीक है, सेठों में सेठ को क्या कहा जाता था, नगर सेठ कहा जाता था। अब देखते हैं महिलाएं और एक सती प्रथा, एक श्रमिक तथा दासिया के बारे में। सबसे पहले समझते हैं दास। दास क्या होता है, तो बिल्कुल पहले खरीद बिक्री होता था गुलामों का, तो उसी तरीके से उसी को दास बोलते हैं। तो बाजार में अन्य वस्तु की ही जैसा, अन्य वस्तु की भांति दास जो है वो खुलेआम बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे और भेंट और ऑफरिंग के रूप में दिए जाते थे। समझ रहे हैं, दास को ऑफर के रूप में, जैसे कि अभी आप लोग गिफ्ट दे देते हैं, किसी को कोई ऑफर दे देते हैं, तो दास भी जो है उस समय, जैसे कि कोई अगर 100 रुपये में मिलता होगा तो कोई बोला ये 50 रुपये में ले जाओ, इस तरीके से मिलता था। जैसे कि इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को घोड़े, ऊंट तथा दास भेंट किए थे। क्या क्या, इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को घोड़ा भी दिए थे, ऊंट भी दिए थे और दास भी दिए थे भेंट के रूप में, यानी कि ऑफर के रूप में। और मुल्तान के गवर्नर को किशमिश, घोड़ा तथा दास भेंट में दिए थे। मुल्तान के गवर्नर को क्या क्या दिए थे, किशमिश, घोड़ा, दास। मोहम्मद बिन तुगलक को घोड़े, ऊंट तथा दास। तो इस तरीके से जो है दास की खरीद बिक्री होती थी, ऑफर वगैरह होती थी, यानी कि भेंट होती थी। भेंट को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑफरिंग। सती प्रथा, फ्रांसवा बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तृत ज्ञान प्रदान किए हैं। सती प्रथा क्या होता है, तो दोस्तों पहले के जमाने में जो है, पहले के जमाने में क्या होता था, अगर पति मर जाते थे तो उसके साथ पत्नी को भी उसी आग में जला दिया जाता था या फिर उसी कब्र में दफना दिया जाता था। इसे कहते हैं सती प्रथा। ठीक है, तो फ्रांसवा बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तृत ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान प्रदान किया है, लेकिन आपका सिलेबस में थोड़ा कम है। वह कहते हैं कि सती प्रथा के डर से जो महिलाएं होती थी वो मौत को खुशी से गले लग जाती थी, लगा लेती थी। मतलब समझ रहे, सती प्रथा इतना बड़ा उसको डर घुसा देता था कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आप दोजख में जाएंगे या फिर जहन्नम में जाएंगे, ऐसे करके बोला जाता था, हेल में जाएंगे। तो इस तरीके से नर्क बोलते हैं, नर्क में जाएंगे, तो इस तरीके से उसको बोला जाता था। और वो सोचते थे कि मतलब इससे अच्छा तो है कि हम अपना जान यहीं पे दे देते। तो इस तरीके से डराई जाती थी कि महिलाएं जो है वो खुशी से इसको, यानी कि मौत को गले लगा लेती थी। और वह लाहौर की एक अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष, कितने वर्ष, सिर्फ 12 वर्ष थी उस लड़की की आयु, मतलब कि हाँ लड़की हो गया पर, तो उस लड़की की आयु सिर्फ 12 वर्ष थी, वो जो है सती प्रथा का शिकार हो जाती है। इसी के बारे में लिखा है, किसने लिखा, फ्रांसवा बर्नियर ने। अब अन्य यात्री, 3 यात्री के बारे में पढ़े, और कुछ यात्री था, एक का नाम था जेसुइट रॉबर्टो नोबेली। क्या नाम है, जेसुइट रॉबर्टो नोबेली, जेसुइट रॉबर्टो नोबेली। इन्होंने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया। भारतीय ग्रंथों का अनुवाद जो है यूरोपीय भाषा में किया, किसने, जेसुइट रॉबर्टो नोबेली ने। और एक दुआर्ते बरबोसा, ये यूरोप के प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने दक्षिण भारत के समाज और व्यापार व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है। किसने, दुआर्ते बरबोसा, ये जो है यूरोप के प्रसिद्ध लेखक थे और इसने ही दक्षिण भारत के समाज और व्यापार व्यवस्था के बारे में बहुत अधिक जानकारी दी है, बहुत अधिक लिखा है। अब है संचार प्रणाली। संचार प्रणाली क्या होता है तो समझते हैं। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष रूप से व्यापारिक मार्गों पर विश्राम गृह बनाता था। डाक प्रणाली के माध्यम से खबरें आसानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती थी।
यह प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन का समय लगता था, वहीं गुंत चंद्रो यानी कि प्रॉपर्टीज की खबर सुल्तान तक इस प्रणाली के माध्यम से सिर्फ 5 दिन के अंदर पहुंच जाती थी, मात्र 5 दिन। समझ रहे हैं? जो प्रणाली है कुछ इस प्रकार इसको बनाया गया था, जहां पर सिंध से दिल्ली तक पहुंचने में अगर 50 दिन का समय लगता है, कोई भी गुण को पहचानने के लिए, कोई भी प्रॉपर्टीज, कोई भी मतलब जानकारी को पहचानने के लिए, खबर को पहचानने के लिए, प्रॉपर्टीज के बारे में सुल्तान तक, तो इस प्रणाली के माध्यम से, इस संचार प्रणाली के माध्यम से सिर्फ 5 दिन के अंदर पहुंच जाते थे। अब भारत में जो है उस समय 2 प्रकार के डाक व्यवस्था था। किसके अनुसार? इब्न बतूता के अनुसार। मैंने ध्यान से इस पॉइंट को लिख दिया है। इब्न बतूता के अनुसार भारत में टोटल 2 डाक व्यवस्था था। एक का नाम था अश्व डाक व्यवस्था, जिसको हम लोग उलूक भी बोलते हैं, उलूक व्यवस्था। एक था पैदल डाक व्यवस्था, एक अश्व डाक व्यवस्था, एक था पैदल डाक व्यवस्था। अब अश्व डाक व्यवस्था जो है उसको उलूक व्यवस्था भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उलूक भी कहा जाता है। यह व्यवस्था प्रत्येक 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी, यानी कि प्रत्येक 4 मील की दूरी पर फिर ये कोई घोड़ा जो है वो खड़ा रहता था, फिर 4 दूरी पर फिर एक राजकीय घोड़ा खड़ा रहता था। इसको बोलते हैं अश्वडाक यानी कि उलूक व्यवस्था। समझ रहे हैं? संचालित होती थी, प्रत्येक 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। दूसरा है पैदल डाक व्यवस्था। इस व्यवस्था को दावा कहा जाता है। इस व्यवस्था को उलूक वो जैसे बोलते हैं, तो उसी तरीके से पैदल डाक व्यवस्था को जो है दावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दावा कहा जाता है। इस अवस्था में प्रति मील दूरी पर 3 अवस्था लोकेशन होते हैं। समझ रहे? इस व्यवस्था को जो है दावा व्यवस्था कहा जाता है, और इस अवस्था में प्रति मील दूरी पर 3 अवस्थान होते हैं। एक मील की दूरी पर 3 अवस्थान। यहाँ पर 4 मील की दूरी पर सिर्फ एक राजकीय घोड़ा, और यहाँ पर प्रति मील की दूरी पर 3 अवस्थान लोकेशन होते हैं। पैदल डाक व्यवस्था जो है अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी। यकीनन बात है, प्रत्येक मील पर यहाँ पर 3 होता था, तो पैदल डाक व्यवस्था जो है वो अश्व डाक व्यवस्था से ज्यादा तेज होता था। जल्दी यहाँ पर काम हो जाता था, जल्दी यहाँ पर समय कम लगता था, और जल्दी पहुंचा दिए जाते थे कोई भी खबर को, कोई भी सूचना को। तथा इसका इस्तेमाल जो है प्रायः खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता था। तो खुरासान के फलों के परिवहन के लिए सिर्फ इस व्यवस्था का यानी कि पैदल डाक व्यवस्था का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है, खुरासान के फलों को। अब देखिए विचित्र देश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। 1440 के दशक में अब्दुल रज्जाक द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत के अनुसार अब्दुल रज्जाक ने केरल के कालीकट बंदरगाह पर उन्होंने जो कुछ भी देखा और उनकी प्रशंसा की। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिसकी वह कल्पना नहीं कर सकता था। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश की संज्ञा दी। समझ रहे हैं? ऐसे लोग वहां पर बसे हुए थे। कहां पर थे? यात्रा वृत्तांत के अनुसार जो केरल के कालीकट बंदरगाह है, वहां पर वो ऐसे चीजों को देखा, कुछ ऐसे आदमियों को देखा जिसकी प्रशंसा वो की, या ऐसे लोग बसे हुए थे जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश की संज्ञा दी। तो दोस्तों ये चैप्टर जो है चैप्टर 5 आपका समाप्त होता है द एंड। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर का जो ऑब्जेक्टिव है ऑलरेडी डाला हुआ है, एमसीक्यू जिसको आप लोग बोलते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कुछ ही दिन के अंदर ये चैप्टर 5 का आ जाएगा, और चैप्टर 6 जो है वो आपका कंप्लीट है, ठीक है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। भक्ति सूफी परंपराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मजा आएगा। इस्लाम धर्म कैसे फैला वगैरह उसमें लिखा हुआ पूरा, ठीक है। तो चैप्टर 6 भी आपका कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो चैप्टर 7 शुरू होगा, और सिलेबस जो है वो आपका कुछ मतलब कि समझ लीजिए यूं आप लोग कि नवंबर दिसंबर तक जो है 100% खत्म हो जाएगा। आप लोग को टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको हमारा ऑफिशियल वेबसाइट तनु क्लासेस से मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो है आपको ये पीडीएफ का लिंक वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, वहां ज्वाइन कीजिए। वहां पर कोई भी नोटिस, कोई भी चीज होती है वहां पर आपको सारी चीजें बताई जाती है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।